अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई कुछ कम हुई है। वज़ीर आज़म ने बजट इजलास से खिताब किया। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से कोई हंगामा आराई नहीं की गई। अपोजिशन की सख्त मुखालफत और दावों के बावजूद हुकूमत बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। 172 वोटों की अक्सरियत से बजट मंजूर होना बिलाशुबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाने का दावा कर रहे थे, मगर मुस्लिम लीग नून के कई अरकान अहम बजट इजलास में मौजूद ही नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने इस पर मुस्लिम लीग नून को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। इससे अपोजिशन के अंदर इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा हुकूमत को ही हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत को अस्करी क़यादत ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, लेकिन इस इजलास में भी वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। इस पर भी मुस्लिम लीग नून ने तनकीद की है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब, आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे बात पहले शुरू करूंगा कि ये आपने देखा कि बजट बड़े आराम से पास हो गया, 172 वोट मिले हुकूमत को, और अपोजिशन जिस तरह कह रही थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम जो है शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, तो ये तो दीवार ठुस होकर गिर गई। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, दीवार बनने के लिए जरूरी था कि उनके पास कोई तजावीज़ ऐसी होती जिससे बजट को मजीद आवाम के लिए मुफीद बनाया जा सकता। उनको भी पता है लिमिटेशंस का, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स जो भी हैं और IMF के लिए जो पाबंदियां हैं वो, और उसके साथ साथ जो खुद छोड़ के गए थे। तो इन हालात में ये कहना तो आसान है कि हम शीशा पिलाई दीवार बनेंगे, लेकिन जब आपके पास कोई ठोस दलाइल ना हो, कोई आपके पास ऐसी तजावीज़ ना हो कि आप इस बेहतरी को मजीद बेहतर कर सकें, तो फिर यही था कि आप जहां तक शहबाज शरीफ का तल्लुक है उसका तो समझ में आया कि उनके वो तारिक शफी साहब का इंतकाल हो गया, गालिबन उधर थे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बाकी पार्टी तो इधर ही थी। पर जनरल साहब, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की थी कौमी असेंबली में, 3-4 घंटे। मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे सबसे वोकल उनके शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ा डिफाइंड किस्म के लीडर उनके, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। तो मकसद यही है कि ये अपोजिशन बराए अपोजिशन करना, तनकीद बराए तनकीद, वो तो ये सब कर लेते हैं, लेकिन जब क्रक्स पे आते हैं कि जी आखिर आप इसको बेहतर करने के लिए बताएं सही कि आप क्या चाहते हैं और क्या कैसे किया जा सकता है, तो वो कुछ नहीं होता पल्ले। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इन्होंने वहां से राह फरार इख्तियार की और हुकूमत को एक बड़ा साफ रास्ता दे दिया अपने बजट को पास कराने के लिए। तो जनरल साहब, आप समझते हैं कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने भी कोई खास ऐसी तजवीज नहीं दी, वो भी नारेबाजी पे ही रहे, लेकिन तजवीज कोई नहीं थी उनकी तरफ से भी ऐसी जिससे फायदा उठाया जाता। तो जनरल साहब, आपको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका फायदा जो है वो हुकूमत को मिल रहा है कि हुकूमत ने बड़ी आराम से जो है बजट पास करवा लिया? देखिए, अगर तो कुछ न कुछ अमल दखल रहा मरियम सफदर का, तो ये एक दूसरे को मुख्तलिफ वक्तों पे लट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि उसके होते हुए, मरियम के होते हुए, ये जो आप कहते हैं मुफाहमत वगैरह, वो उसका तो नामो निशान नहीं। उसने देखा आपने कि कराची जब NA 249 का इलेक्शन हुआ, उसमें भी कन्फ्रंटेशन उसने की। जब इस्तीफे नहीं दिए पीपल्स पार्टी ने, तो उस पर भी उसने बहुत दे दे की। तो वो चूंकि मेरा ख्याल है कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिवाय उसके और कुछ नहीं जानती। वो जो फिनेस होती है, जो आपके होते हैं टैक्टिकल होना, या आप कह लें कि थोड़ा मुफाहमत की तरफ जाना, वो उसकी गालिबन नेचर में नहीं है। तो इसलिए अगर वो पार्टी पे कुछ हावी रही तो लगता यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके, और वैसे भी अगर मिसाल के तौर पर आप पिछले दौर का हिस्सा देख लें, जब ये दोनों पार्टियां थी तो एक दूसरे के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहते। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी रमक हो, शर्म की, तो वो सोचे कि एक दूसरे को वो सिक्योरिटी रिस्क भी कहते रहे हैं, एनिमी एजेंट भी कहते रहे हैं, और भी बहुत कुछ एक दूसरे को कहते रहे हैं। ठीक है,
ठीक। ईसा नकवी से हम बात करते हैं। ईसा, ये बताइएगा कि आप तो मैंने देखा है कि कॉरिडोर्स में भी मौजूद होते हैं, प्रेस गैलरी में भी मौजूद होते हैं। आपने किस तरह इस बजट को देखा कि जिस तरह बजट जब शुरू हुआ तो किताबें फेंकी गई, सैनिटाइजर्स फेंके गए, स्पीकर के रोल के ऊपर बड़ी बातें होती रहीं। उसके बाद जब इजलास शुरू हुआ दूसरे दिन भी, तो बिलावल साहब ने बड़ी एक तकरीर की ज़बरदस्त किस्म की, तो उसके बाद शाह महमूद साहब का जवाब आया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई तो फिर उस वक्त कुछ खामोशी छा गई थी। अच्छा देखिए, एक टर्म यूज़ होती है नसीम साहब, प्लेइंग टू द गैलरी। ये बेसिकली प्लेइंग टू द गैलरी वाला काम हो रहा था। सब अपने जो है वो मीडिया को दिखाने के लिए एक तकरीर जो है वो कर दी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितनी गैर मुत्तहिद इस वक्त अपोजिशन है, ये हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम तो देना तो दूर की बात है, बल्कि उनके लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया। गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 दिन की जो हमारी लोकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने एक नया सिनेरियो बिल्ड किया। 20 सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स हमें ये नज़र आ रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया दिया। उसके लिए ये 11 जमातें, जिनका एक गैर फितरी इत्तेहाद था, सबको पता था कि एक अननेचुरल अलायंस है और इसमें बड़े मसाइल आएंगे। पहले ही उसको छुपाने की कोशिश करते रहे। मरियम साहब, आपको याद है आहा वाला जो उनका पीडीएम में लड़ाई हो गई है, और ये कहा उन्होंने कि ये झूठ है सब कुछ। फिर उसके बाद वो सब कुछ, जिस तरह हम डी चौक प्रोग्राम में बैठे हैं, वो डी चौक में आकर सबके सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों की जो है वो निभेगी नहीं इस सारे मामले में। और फिर मुस्लिम लीग नवाज के अपने अंदर जो इख्तलाफ मौजूद है कि एक सोच है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो लेकर चलें। वो जैसे जनरल साहब ने कहा ना कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गैर कि वो अंडरग्राउंड ही तकरीबन चले गए हैं। उनकी हसरतों पे इतना पानी फेर दिया लोगों ने कि वो अब बिल्कुल लगता है कि जनरल साहब, अभी 5 जुलाई को जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया है। मौलाना उस दिन भी शायद हॉस्पिटल जाके दाखिल हो जाए, कोई पक्का नहीं पता उनका। अच्छा। क्योंकि मौलाना की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई है। ये सदमा को कम नहीं है, मौलाना ने बड़ा दिल पे लिया। उसकी वजह ये, मौलाना पहले दिन से तड़प रहे थे और उनकी हालत थी काबिल रहम उस जमाने में, क्योंकि वो अकेले ही थे जो तड़प रहे थे कि मैं असेंबली से बाहर रह गया। तो इन हालात में उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक हाइप क्रिएट की और उन बड़ी बड़ी पार्टियों को साथ में लाया, और फिर उन्होंने इनको जगह जगह इस्तेमाल किया। धरना उन्होंने दिया तो तब वो आको इनको बस ऐसे चकू दे के तो चले गए। अब मौलाना ने मूवमेंट चलाई तो फिर उनके साथ वही हाथ हुआ। पीपल्स पार्टी छोड़ गई, नून लीग में डिवीजन आ गई, एएनपी निकल गई। इन हालात में मौलाना के पास सवाए दिल पे बोझ लेने के और हॉस्पिटल में जाके दाखिल होने के और उनके पास रास्ता है कोई नहीं। तो आप 5 जुलाई की बात कर रहे हैं, मुझे शुबह ही है कि मौलाना शायद उस दिन नजर ना आए आपको। अच्छा जनरल साहब, मरियम भी ट्विटर पे बिल्कुल खामोश आजकल नजर आ रही है, जिस तरह पिछले दिनों एक्टिव हुई थी, लेकिन आजकल फिर खामोशी नजर आ रही है। तो क्या शहबाज शरीफ का जो बयानिया है मफामत का, उसको कोई तकवीत मिल रही है इस वक्त? नहीं, वो ज़हनी तौर पे इसको कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि वो उस मोमेंटम को जारी नहीं रख सके जिस पे वो चले हुए थे। अब क्या करें, देखें ना, एक वक्त था कि वो ये अभी नकवी साहब बात कर रहे थे, वो हा वाली, वो हा इसीलिए किया था कि उस वक्त ये बड़ी ऊंची हवा में उड़ रहे थे। उसमें भी जो लाहौर का जलसा हुआ वहां इनको सेटबैक हुआ, क्योंकि उससे 2 या 3 दिन पहले ये जो हमारे पुराने स्पीकर थे एयाज सादक साहब, उन्होंने वो एक तकरीर कर दी थी जो कि बड़े जिस पे बड़ा, और वो खास तौर पे चूंकि इनका ताल्लुक लाहौर में है, लाहौर से है, लाहौरी है, तो इस चीज को बहुत बुरा मनाते हैं। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने कहा कि अगर ये इधर एयाज सादक कॉन्स्टिट्यूंसी में आया तो हम जूते मारेंगे इसको। तो वो एयाज सादक कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर ही कहीं डीएचए जहाँ उसने घर लिया वहां मीटिंगें करते रहे। तो उस वक्त से इनका मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। लेकिन बाद में तो अब ये जब पीपल्स पार्टी वगैरह ने छोड़ा तो मरियम के तो बातचीत में दमखम रहा ही नहीं। अब क्या करें, वो किस तरह आके हाइप क्रिएट करें। आप ये देख लीजिए कि मेंटली उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया। जो उनका सबसे बड़ा नारा था, जो बुखार चढ़ा हुआ था उनको कि इसको निकालेंगे, ये करेंगे, वो तो खत्म हो गया ना, ये वेपरेट हो गया। बात बात पे पसपाई है कि जो कुछ आप कहते रहे वो सारा कुछ। जनरल साहब, यहीं से गुफ्तगू का आगाज दोबारा करेंगे, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जनरल साहब बात कर रहे थे कि ये जो नारा था अपना हा हुआ था। जनरल साहब अपनी बात जारी रखिएगा।
तो मैं ये कह रहा था कि वो जो कुछ ख्वाहिशात थी, हसरतें थी, वो तो सारी डूब गई। अब कहें क्या, मतलब आप जलसा भी करना चाह रहे हैं, जुलूस भी निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसका मकसद होगा क्या? वो तो जो ऑब्जेक्टिव थे आपके वो तो खत्म हो गया। आप देखिए कि पार्लियामेंट इजलास में जिस तरह तकरीर सुनी गई है या प्राइम मिनिस्टर की, या उसके बाद जो इन्होंने बिहेवियर दिखाया है, उससे एक चीज तो वाज़ेह है कि इन्होंने ये तस्लीम कर ली। जिसको ये कहते रहे कि जी ये सिलेक्टेड है, तस्लीम, वो तो खत्म हो गई बात। अब उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब जब आपने 2 साल अगले चुप करके निकालने इनके साथ, तो फिर जलसे जुलूस और बाकी चीजों में क्या दम कम रह गया? तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मरियम वाली सियासत या नवाज शरीफ की सियासत, नवाज शरीफ साहब जब ये जिन दिनों इनके जलसे वलसे ये कोयटा वगैरह का हुआ, तो उन दिनों किसी ने इंग्लैंड में किसी ने सवाल उनसे किया, कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा मियाँ साहब वो आपका पासपोर्ट वीजा वगैरह वो खत्म हो रहा, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने, नया दे नहीं रहे। मियाँ साहब ने कहा इस किस्से को छोड़ो एक तरफ, हम इससे बहुत आगे निकल आए हुए हैं। उस वक्त ये सोच थी कि शायद हम अब चंद दिनों में इस हुकूमत को पैकअप करा देंगे। ओके, तो कहाँ वो उड़ान थी, कहाँ अब ये कि जमीन पे भी फिरने को जगह नहीं है पूरी तरह। चले ईसा नकवी से पूछते हैं। ईसा बताइएगा कि जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बयानिए को कोई तकवीत नहीं मिली, इतनी पजीराई अवाम में नहीं मिली, और जिस तरह वो अपना ऊंची उड़ान उड़ना चाह रहे थे तो वो उनका मकसद पूरा नहीं हो सका। आप इस सारे जो है अपना बयानिए को कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, आप उनकी अपनी अगर जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, उसके अलावा जो उनकी यानी कि ड्राइंग रूम मीटिंग्स होती हैं, अगर उनका अहवाल भी आप सुन लें ऐसे लोगों से जो उसमें शरीक होते हैं, एक राय मौजूद है कि आप इस बयानिए के साथ पाकिस्तान में सक्सेसफुली सियासत नहीं कर सकते। आप अपनी ज़ाती लड़ाई को जिस वक्त ले आएंगे अपने सियासी स्टेज पर और वहाँ से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, आप उनको मिलाइन करेंगे। आपका बयानिया उसमें चंद बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी उस ज़ाती लड़ाई की बुनियाद पे आप उसको एक ऐसी लड़ाई बना लेंगे तो अल्टीमेटली अवाम के लेवल के ऊपर भी उस पर जो है रद्द अमल आएगा। वो रद्द अमल आता हुआ कुछ ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उन्हें महसूस हुआ होगा। ज़ाहिर है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, और फिर वो ज़ाहिर है जो गुफ्तगू हो रही होती है उनके साथ उसका वो असर भी लेते हैं। फिर जाकर वो अपनी पार्टी मीटिंग्स में इसका इज़हार भी करते हैं। जो ज़मीनी इंतखाबात थे, ज़मीनी इंतखाबात में तो आप देखें कि बड़ी पजीराई मिली है मुस्लिम लीग नून को, और उन्होंने अपनी सीटें भी जीती हैं, और उसके अलावा जो PTI की भी एक नौशहरा वाली सीट थी वहाँ पर भी उनको शिकस्त दी। अच्छा देखिए, हुकूमत पॉपुलर तो नहीं होती ना, हुकूमत करना आसान नहीं है। हुकूमत में आने के लिए जिद्दोजहद सारे करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उसमें हुकूमत कभी भी पॉपुलर नहीं होती। जाहिर है कि इस मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने गंभीर हैं, ओवर द नाइट चेंज नहीं हो सकते। जो भी पार्टी आती है वो एक नारा लगा कर आती है कि हम इसको दुरुस्त कर देंगे। जाहिर है आप लोगों को होप देते हैं, अपना एक एजेंडा, अपना एक मंशूर सामने रखते हैं, उसके मुताबिक आपको वोट मिलता है। मसाइल क्योंकि ज़्यादा हैं, आप 6 महीने साल में उनको ठीक नहीं कर सकते, तो 6 महीने का हनीमून पीरियड गुजारने के बाद हुकूमतों के ऊपर सवाल होने लग जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उनसे हल्कों में बात हो रही होती है कि क्या किया आपने, तो कहा था कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतने घर बना देंगे। ये सबको पता है कि इस मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि आपका 70-72 साल का जो एक बैकलॉग क्रिएट हुआ है, आप उसको ओवर द नाइट चेंज नहीं कर सकते। आपका कहने का मकसद ये कि अपोजिशन को इतनी पजीराई शायद नहीं मिली, लेकिन हुकूमत की वजह से जो कारकर्दगी थी उसका कुछ गुस्सा, गम गुस्सा अवाम ने जाहिर किया होगा। दोनों का कुछ ना कुछ पहलू जाहिर है कि होता है, उसका एक जी जी नहीं है। जी जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं अर्ज करूं, देखें ये परफॉर्मेंस वगैरह तो अगले जो 1.5-2 साल, पौने 2 साल रह गए, इसमें ये कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी, लेकिन ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। एक्चुअली अगले इलेक्शन में ये PTI के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। कुछ तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने रिलीफ नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं। असल चीज ये है कि जिस नारे की बुनियाद पे PTI आई थी वो ये था कि इनको जेलों में डालेंगे, सजाएं देंगे, पैसे निकलवाएंगे। ये काम नहीं हुआ और ये होना भी नहीं है। आप देखेंगे कि जिस प्लान के तहत ये केसेस बन रहे हैं और चल रहे हैं, वो है कि इनको अदालतों के जरिए हमने छोड़ना है, बरी करना, ताकि दोबारा ये केस कभी खुल ही ना सकें। और हमेशा ये होगा कि ये कहेंगे कि जनाब इमरान खान की हुकूमत आई, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जाली केस हमारे ऊपर बने, क्योंकि हमें इतना जलीलो खार करके भी ये कोई सबूत ना ला सके। ये बेगुनाही जो है ये इनको वोट देगी और ये इलेक्शन जीतेंगे। असल मसला ये है, जिस चीज के ऊपर
पूरी कौम को सोचना चाहिए और इमरान खान ने तवज्जो नहीं दी, वो ये है कि ये जो करप्ट माफिया है, ये जो डाकू हजरात बैठे हुए हैं हमारी दो पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी वजह से आज हमारी रियासत कमजोर और ये रियासत से ज्यादा ताकतवर है। कोई अदारा ऐसा नहीं है जो इनका ताबे ना हो, कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने पिछले 10 साल में अपने वफादार लोग ना बिठाए। और जो वफादार है, जो जानता है, इनकी फाइलें जानता है, पढ़ता है, देखता है, नैब में बैठ के, वो खुद क्यों ना खाएगा? उसको पता है कि अगर मैंने इसको प्रोटेक्शन देनी तो मैं खाऊंगा। आप सोच ही नहीं सकते कि कितनी रिश्वत है इन महकमों में। तो और इनके रिकॉर्ड उनके कब्जे में अगर कोई मांगे तो मिलेंगे नहीं। मुझे पता है यूसुफ गिलानी, राजा परवेज वगैरह, इनके रिकॉर्ड गायब हो चुके हुए हैं। वो केस आप देख लें, 9 साल से पड़े, 10 साल से। जो बदकिस्मती है इस मुल्क की और जो अलमिया है वो ये है कि ये मुल्क मुकम्मल तौर पे होस्टेज हो चुका हुआ है करप्ट माफिया के पास, जिसकी वजह से आप कोई चीज ना ठीक कर सकते हैं ना हिला सकते हैं। उनकी ख्वाहिश और मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। इतने इतने वाज़ेह सबूत, इतने इतने जबरदस्त शवाहिद, लेकिन जब इंक्वायरियां होती हैं, बड़ा चर्चा अखबारों में, बंदे को पकड़ो जी जेल में डाल दो, लेकिन इंक्वायरियों में वो कमजोरियां छोड़ी जाती हैं जो वकला को दूसरी साइड पे बताई जाती हैं ताकि इनको बरी कराया जा सके। तो ये मेगा करप्शन स्केल जो आपको रोजाना जस्टिस जावेद इकबाल क्या देता है, मैंने इतने बिलियन रिकवर किए थे, उसके मुंह पे मारना चाहिए इनको। क्या खुदा के बंदे, तू हमें पागल समझता है? ये मेगा करप्शन केसेस में से तुम एक केस का नाम दे दो किसी को सजा दिलवाई और उससे पैसा लिया हो, कोई केस है ही नहीं। असल अलमिया ये है जहां फंस गए हैं कि आपका निजाम पूरा, SCCP ले लें, आप नैब ले लें, FBI ले लें, FIA ले लें, ये महकमे मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज और बर्बाद हो चुके हैं। तो जनरल साहब, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए नारा लगाते थे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उस नारे का क्या बनेगा? इनके मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे तो यही करप्शन वाला नारा था, तो ये अगले इलेक्शन में किस तरह जाएंगे? देखिए, नारे जो है ना वो खराब क्यों होते हैं? जब आप नारा लगाते हैं बगैर होमवर्क किए, जब आपने नीचे तक उसकी अंडरग्राउंड जाके उस पूरी प्रॉब्लम की उसका सारा बुनियाद उसकी और ऊपर तक जैसे वो फली फूली और फैली और जो उसका आपको वो चैलेंज पोज कर रही है, अगर आपने वो स्टडी नहीं किया तो ये ख्वाहिश तो आम आदमी, टांगे वाले से भी पूछें, वो कहता है जी बिल्कुल इनको पकड़ें, मारें, इनसे पैसे निकलवाएं। टांगे वाले को तो ये नहीं पता होगा ना कि ये जो बर्बादी फिरी हुई अंदर जिसके जरिए हम सजा दिलवाना चाहते हैं वो तो ऐसी तबाही है कि हम कर कुछ नहीं सकते। यहाँ फर्क आ जाता है एक। जी बिल्कुल, यहाँ फर्क आ जाता है। ईसा, आप क्या कहेंगे? जनरल साहब ने कहा कि ये कोई गिरफ्तारियां तो चल रही हैं लेकिन कोई केस भी जो है वो कैफरे किरदार को नहीं पहुंचेगा। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर के ऊपर नारे लगाते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा और किसी को NRO नहीं मिलेगा, अभी तक कहते हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, इस वक्त अगर आप जाकर सोशल मीडिया पर देखें या अदरवाइज भी जो PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, नौजवान जो तबका जिसने सपोर्ट किया, जिसने वोट डाला PTI को, उसको इस वक्त अगर कोई शिकवा, बड़ी हैरान कुन बात है कि महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं, हम दीगर मसाइल के हवाले से बात करते हैं, ये शिकवा अभी तक PTI के वर्कर के ज़बान पर नहीं आया। वो जिस बात के ऊपर अपनी पार्टी के ऊपर इस वक्त तनकीद करता है या उस तनकीद को सह लेता है, वो ये है कि आपने जो वादा किया था कि नवाज शरीफ को और जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इनको करप्शन के इल्ज़ाम में अंदर डालूंगा, इनसे एहतसाब होगा, पैसे वापस लिए जाएंगे, इनके खिलाफ अभी तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एक के बाद एक जो है बंदा वो रिहा हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक रिजेंटमेंट है। लेकिन इसमें एक एंगल, अगर तो आप 2023 के इंतखाबात की बात करें ना, ये एक बड़ा डिसाइसिव चीज़ है जिसके ऊपर अभी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। अगर PTI जिस तरीके से चाह रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग राइट मिल जाए और वोटिंग राइट भी इस तरीके से मिले कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपना एनरोल करवा के वोट डाल सकें, तो अभी भी अगर आप पॉपुलैरिटी ग्राफ आउटसाइड पाकिस्तान देखें तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का बड़ा फिनोमिनल है। और ये अगर करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना पाकिस्तान के बाहर की, ओवरसीज पाकिस्तानी, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालना है। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का क्या बनेगा? देखें, वो जाहिर है कि वादे तो फिर हर पार्टी ने जब आते हुए वादे किए थे, हमारी जो अवाम है ना उसकी बड़ी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, इतना अरसा याद नहीं रखते। आप देखें जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उनके दौर के आखिरी वक्त में 2007 ऑनवर्ड्स, मार्च 2007 ऑनवर्ड्स याद कर लें, एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी उनके खिलाफ।
और यही सियासी जमातें जिस तरीके से, ये हमारे सामने इशारा दस्तूर पे डी चौक के साथ जो मामलात चल रहे थे, मीडिया पे जो गुफ्तगू होती थी, और अगर आज आप बैठकर बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उस वक्त का, उस दौर को याद करते हैं कि यार वो बड़ा जबरदस्त था। आवाम की मेमोरी जो है बड़ी शॉर्ट है। यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके दोबारा गुफ्तगू लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा ईसा, ये बताइएगा कि पिछले दिनों जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने HBO को इंटरव्यू दिया, फिर चाइनीज़ मीडिया को दिया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा, तो ये कुछ आजकल पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया में भी पाकिस्तान की एक हाइप क्रिएट हुई है। आप क्या देखते हैं कि ये माहौल क्यों बनता चला जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की एक रिजेंटमेंट को रजिस्टर करवा रहे हैं ग्लोबल ऑडियंस के सामने। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से अमेरिका और उसकी इत्तहादी जहां है जैसे है की बुनियाद पे छोड़कर, लेकिन वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। वो चाहते हैं अपना तमाम फोकस चीन पे रखें, एशिया पैसिफिक रीजन में भारत के साथ मिलकर, ताइवान स्ट्रेट में, यूक्रेन के मामले में, और जो मईशत का मैदान है वहाँ पर वो चीन को कन्फ्रंट करें, उसकी बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकें। और उस सारे चक्कर में अफ़गानिस्तान को जिस तरीके से डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में छोड़ कर जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर इसका फॉल आउट आएगा। हमारी मगरबी सरहद गैर महफूज हो जाएगी, एक इन्फ्लक्स मुहाजिरीन का आएगा, पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ राबता नहीं हुआ जो बाइडन का जब से वो सदर बने। ये तमाम मामलात हैं जिसने मिलकर पाकिस्तान का एक ये मौक़िफ़ बनाया कि अमेरिका जो है वो रिस्पॉन्सिबल और ऑर्डरली विड्रॉल नहीं कर रहा अफ़गानिस्तान से। बाय रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्डरली पाकिस्तान का मतलब ये है कि तालिबान और मौजूदा अफ़गान हुकूमत, दीगर अफ़गान धड़े, वो एक मज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, चाहे वो दोहा में बैठें, इस्तंबुल में बैठें, किसी और वेन्यू में बैठ जाएं, लेकिन वो बैठकर एक अपना फार्मूला, पावर शेयरिंग फार्मूला तय करें, एक इंटरिम सेटअप बने, अबूरी हुकूमत बने जिसमें इन तमाम धड़ों की नुमाइंदगी हो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अगर रीराइट करना है, जो भी करना है, लेकिन एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, एक प्रोसेस के ज़रिए एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को ये मामला मुंतकिल हो। अभी जो सूरत हाल अफगानिस्तान में बन रही है, अमेरिका ने कहा हम 11 सितंबर तक, 14 अप्रैल को जो बाइडन ने अनाउंस किया था कि हम विड्रॉल करने जा रहे हैं 11 सितंबर तक, लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो गया है और ये विड्रॉल जिस स्टेज पर है, इसका मतलब यह है कि वो लगता है कि इसी महीने में विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। जितनी तेजी से विड्रॉल हो रही है उतनी तेजी से तालिबान का कब्जा भी मज़ीद 160 से ज़ायद अजला पर वो, और नए 80 से 85 अजला मई के महीने से अब तक उन्होंने अपने कंट्रोल में लिए हैं। मुख्तलिफ जो उनके सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनके मुहासरे हो चुके हैं और तालिबान के सामने रेसिस्ट नहीं कर पा रही अफगान जो शामिल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो सबसे बड़ी एरियल सपोर्ट थी ना वो खत्म हो गई है। 18,000 कॉन्ट्रैक्टर्स थे इसमें जो बाहर से आए हुए थे, और जो इस एरियल सपोर्ट को जब ऑपरेशन हो रहा होता था, कहीं भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, अब वो सपोर्ट खत्म हो जाती है तो फिर ये तो तालिबान के रहमो करम पे होंगे। अब जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मार्च 2022 तक काबुल समेत ये पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। जनरल साहब से पूछते हैं कि जनरल साहब आपने देखा कि पिछले दिनों कौमी सलामती का इजलास भी हुआ जिसमें अस्करी क़यादत ने हमारी हुकूमत और अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी, तो आप ये अफगानिस्तान के मामले को किस तरह देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ पे सूरत हाल तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एक खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि अगर वो बज़ोर शमशीर जाके अपनी ताकत के बलबूते पे कब्जा करते हैं इक़्तिदार पे, तो वो लाज़मी बात है कि जो उनसे मुत्तफिक नहीं है, जिन्होंने बातचीत करने के लिए निगोशिएशन टेबल पे बैठना था, वो नहीं बैठे, तो वो अब जंग का रास्ता लेंगे। जो उनकी तारीख है उसमें नॉर्दर्न अलायंस वाले पहले ही तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह मज़ार शरीफ साइड पे हमारे हज़ारा लोग हैं, वो उधर से करेंगे, और फिर और छोटे छोटे ग्रुप दाइश भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी निकल आएंगे। लेकिन इससे बढ़ के ये है कि अशरफ गनी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सिविलियन पॉपुलेशन को वहाँ पे हथियार देने शुरू कर दिए। कहते हैं 4,000 के करीब लोग हमने तैयार किए हैं। अगर ये काम हो गया तो फिर तो लाजमी बात है कि ये तो एक बड़ी आजमूदा रेसिपी है फॉर सिविल वॉर, वो बहुत ज्यादा मसला बन जाए। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है तालिबान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आए और फिर वहां से निगोशिएशन करें और लोगों को कहें अब आगे आप बातचीत करें, हम अकेले हुकूमत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप आगे बात करें। तो फिर उनके मुतालबात कुछ माने जाने के, ज्यादा मुतालबात माने जाने के चांसेस हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है।
जहां तक पीसफुल सोल्यूशन का ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान की तो बात खत्म हुई, क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत अगर है तो वो तालिबान पे था, लेकिन एंटी तालिबान फोर्सेस पाकिस्तान की बात से इत्तेफाक करने को तैयार नहीं। इसलिए पाकिस्तान को अब ये लीड रोल रशिया को देना चाहिए और एक रीजनल सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ हम जाएं, जहां जो भी अफगानिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन चारों मुल्कों की तरफ से कॉन्टेक्ट किया जाए, यानी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान। ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान बुला के मीटिंग कर ले, वो कर ले, और बेशक मीटिंग्स जो हैं वो टर्की में हो, किसी 5वें मुल्क में, लेकिन ये चारों मुल्क इकट्ठे अगर ऑपरेट करेंगे, और खतरा भी इन्हीं को है, जो अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी होगी उसका खतरा यही जो हमसाया मुल्क हैं 4 इनको है। तो ये हल निकालना आसान होगा निस्बत बताए कि तो कोई अकेला मुल्क इनको हैंडल करने की कोशिश करे, ये उसके काबू नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। तो अपना इन्फ्लुएंस है, सबका अपना अपना इन्फ्लुएंस मौजूद है अफगानिस्तान में। रशियंस का काफी धड़ों पे इन्फ्लुएंस है, कुछ चाइनीज का है, पाकिस्तान का तालिबान पे है, इसी तरह ईरानियन का वहाँ पे काफी सारी पॉपुलेशन जो हज़ार वगैरह उन पे है। तो सबको अपना अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इनको धकेलना चाहिए कि चले बैठे जाके तो अपने मामला हल करें। सबको एक मेज पे बैठना चाहिए ताकि मामला का हल हो। ईसा ये बताइएगा कि अपना जैसे एचबीओ को इंटरव्यू दिया, बोला प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट। फिर चाइनीज मीडिया को भी जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि हम चाइना के साथ ताल्लुकात अपने नहीं बिगाड़ सकते। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं इन तमाम? देखिए, बहुत इसको कह सकते हैं कि पॉलिसी शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि पहले पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक अमेरिका के कहने पर और दीगर चंद खलीजी ममालिक के कहने पर जो एक रीजनल अप्रोच पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में होनी चाहिए थी, कि जो इलाकाई ममालिक हैं जिनके साथ सरहदें मिली हुई हैं, ये जो खित्ते की बड़ी पावर्स हैं, रूस शामिल है, तुर्की है, ईरान है, चीन है, इवन भारत है, भारत के साथ अगर एक मसला कश्मीर वाला हल हो जाए तो मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तैयारी में नज़र आती है कि उनको मसला नहीं है फिर भारत के साथ डील करने में और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में, शर्त सिर्फ कश्मीर है। लेकिन ये जो एक पॉलिसी शिफ्ट है, ये बड़ा इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी कि आप किसी एक मुल्क की बुनियाद पर दीगर दुनिया के साथ कट ऑफ किस तरह कर सकते हैं। 7 समंदर पार अमेरिका बहुत अहम है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, बहुत बड़ा मुल्क है, उसका इंटरनेशनल क्लाउट बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका के किसी एक वादे, किसी एक उसके क्या आपने उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहना है? इस वादे पर आप रूस के साथ, तुर्की के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, इन ममालिक के साथ ताल्लुकात आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा बोल्ड स्टेप यहाँ पे लिया? मेरा ख्याल है कि ये तो बोल्ड भी है और पॉपुलर भी है, अगरचे मुकम्मल खतरनाक भी है, अगरचे मुकम्मल तौर पर ना प्रैक्टिकल है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दीगर मजबूरियाँ हैं, चाइना पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर फ्रेंड है, तमाम फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात में, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पाकिस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी आपको कर्जे देता है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये तमाम मामला तो अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। जा रही है ना। देखें, ये चाहते हैं कि आप एक बैलेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, आप दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात रखें। आप एक तो HBO के साथ जो एक्सियोस ऑन HBO है उसको इंटरव्यू दिया, जोनाथन स्वान यहाँ पर आया हुआ था, उसके बाद उससे अगले रोज उन्होंने आर्टिकल लिखा वॉशिंगटन पोस्ट में, ओपैड लिखा प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने चाइनीज मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया जिसका एक पोर्शन CGTN पे भी चला जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उसमें जो गुफ्तगू कर रहे हैं, 2 इंडिकेशंस हैं खतरनाक हैं। एक ये कि उन्होंने ये इशारा दिया कि पाकिस्तान पर दबाव है कि चीन के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया जाए, डिप्लोमेसी में आप शायद उनका नाम ना लें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ख़तरनाक करार दिया जो क्वाड है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये मिलकर इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक रीजन में चीन को कर्टेल करना चाहते हैं, उसके बढ़ते असर और रसूख को, और पाकिस्तान लामहला उसमें निशाना बनता है क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ बड़ा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। गवादर जो है उसकी बंदरगाह CPEC का प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा है। उस पर जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना खुल के एक इजहार किया पाकिस्तान के कंसर्न्स का, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान ने पोजीशन ले ली है। दुनिया जो है वो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। अब 4 फरवरी ऑनवर्ड्स, 4 फरवरी को पहला दौरा किया था जो बाइडन ने, वो गए थे स्टेट डिपार्टमेंट में जाकर उन्होंने एंटनी ब्लिंकन जो उनके वज़ीर ख़ारजा, उनकी मौजूदगी में तमाम जो स्टेट डिपार्टमेंट का अमरीकी महकमा ख़ारजा का स्टाफ है उससे खिताब किया। उस खिताब में जो बाइडन ने यह कहा कि हमारा हरीफ नंबर 1 है चाइना,
और हमने इसके साथ मुकाबले के लिए अपनी अलायंसेस को, इत्तेहाद को रिपेयर करना है और दुनिया की डेमोक्रेसीज को रैली करना है अगेंस्ट चाइना। उस वक्त ये तय हो गया था कि ये दुनिया अब एक कोल्ड वॉर सिनेरियो की तरफ जा रही है। आप इसको नाम दें सर्द जंग का या ना दें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस कोल्ड वॉर सिनेरियो में ब्लॉक्स बन गए हैं। एक चाइना का ब्लॉक है, एक अमेरिका का ब्लॉक है। अमेरिका इस वक्त जोर लगा रहा है कि आप अपनी एलिजियंस इंश्योर करें, आप बताएं कि आपने अतात गुजारी करनी है हमारी। और इसी के तहत ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीडिया इंटरेक्शन है, ये कोई आम मीडिया इंटरेक्शन नहीं है। इसमें पाकिस्तान ने ये खुलकर इसका इजहार किया कि दबाव डाला जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना फैसला करें कि वो किसके साथ है। ईसा, हमारे पास टाइम की कमी है इस वक्त। आपका टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जनरल साहब, आपने भी टाइम दिया हमें, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने देखा कि पाकिस्तान इस वक्त एक गंभीर सूरत हाल से गुजर रही है। एक तरफ अफगानिस्तान का मसला है जहाँ से अमरीकी अफवाज और नेटो का इनखला हो रहा है, और उसके बाद होने वाली सूरत हाल जो है उसके ऊपर पिछले दिनों कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान पे जो दबाव आ रहा है कि वो चाइना का साथ दे या ना दे, ये भी एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। चले इस पर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।